हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है अपने YouTube चैनल BSCP संग्रह में। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो मैं एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन के बारे में, जो आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर काफ़ी है। इससे इससे बढ़िया से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम बता दिए 10 ही नंबर होगा, तो उससे ज़्यादा भी पूछ सकता है। चलिए साथियों, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है प्राकृतिक संसाधन। चलिए, पहला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जान लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक ने दिए हैं, देखिए, वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीव, ठीक है, जीवन या वन्य, ठीक है। तो चलिए ये सब आप, आई होप ये समझ में आ गया होगा क्या होता है। वे संसाधन जो प्राकृतिक ने दिए हैं। प्राकृतिक ने कौन कौन सा संसाधन दिया है? माटी दिया है, वायु दिया है, जल दिया है, कोयला दिया है, वन दिया है, जीवन दिया है और वन दिया है, ठीक है। समझ में आ गया आई होप। तो चलिए, तो प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार होते हैं। चलिए इसके बारे में मैं जान लेता हूं। प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए। समापीय संसाधन और असमापीय संसाधन। मतलब समापीय संसाधन में क्या होता है, मतलब समाप्त हो जाता है। असंपातीय संसाधन में जो समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं बता देता हूं। तो समापीय संसाधन के बारे में जानते हैं। वे बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते, वे बहुत क्या सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम। कोयला का दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और पेट्रोल का दिन पर दिन दाम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि समाप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है, ठीक है। इसी के वजह से दिन पर दिन इसका दाम बढ़ते जा रहा है। समाप्त संसाधन मतलब जो समाप्त नहीं होने वाला है, यह असीमित मात्रा में पाए जाते। यह क्या होता है? असीमित मात्रा में पाए जाते। वे समाप्त नहीं होंगे, वे कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे वायु कभी जिंदगी में समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। वायु के बिना हम जीवित रह सकते हैं, पेड़ पौधे के बिना जीवित रह सकते हैं। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। और दिन पर दिन क्या हो रहा है? पेड़ पौधे को काटा जा रहा है घर बनाने के लिए। इसके लिए हम ही लोग दोषी हैं। आने वाले समय में देखिएगा CO2 के मात्रा इतना बढ़ जाएगा, उस समय आप सभी का क्या क्या बीमारी नहीं होगा, ये हमसे पूछ लीजिएगा। और मेरा क्लास चलता है BSCP संग्रह प्लस डॉक्टर आशुतोष कुमार BPT क्लासेस पे भी क्लास आती है हमारी। तो चलिए वो देखिएगा वो क्लास, जिसमें हम सब चीज़ के बारे में हम बताते हैं। मतलब बीमारी के बारे में हम लोग डिस्कशन चलता है हम लोग का, तो उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मतलब प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के बारे में हम जानते हैं। चलिए आइए। प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इस प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि यह अगली कई पीढ़ी मतलब आने वाले पीढ़ियों में तक उपलब्धता हो सके और संसाधनों का शोषण हो, ठीक है।
आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ताकि यह अगली कई पीढ़ी, मतलब आने वाली जितना पीढ़ी में है तक उसका उपलब्धता हो सके, मतलब आने वाले पीढ़ी जो होता है ना उसके उपलब्धता हो सके और संसाधनों का शोषण ना हो। ठीक है। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम हैं। ठीक है। गंगा काल परियोजना। ठीक है। गंगा काल परियोजना के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। गंगा काल परियोजना के बारे में जानते हैं। यह काल योजना करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। मतलब जो गंगा काल परियोजना है यह काल योजना करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा सतह सुधारने के लिए बनाया गया। ठीक है। मतलब गंगा काल परियोजना, यह काल योजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट था, जो एक मानिए कि हमने के जानी ले कि करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट था जो 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया था। ठीक है। समझ में आ गया आई होप। तो चलिए, जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारण हैं। ठीक है। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कार्य है। पहला है आपको जल का पीएच, जो आसानी से स्वर सूचक की मदद से मापी जा सकती है। मतलब जल का पीएच जो आसानी से स्वर सूचक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, माप सकते हैं। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, जल। अब उसके बाद जल में कोलिफॉर्म जीवाणु जो मानव की अंत्र में पाए जाते हैं की उपस्थिति जल का सदुपयोग होना सुदृढ़ हो दिखाता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, चलिए आपका आ गया ये पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। 3 आर है आपको, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, जब आवश्यक ना हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद करें। पहला उपयोग है, पहला कम उपयोग है। जब आवश्यक ना हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद कर ले। टपकते नल को ठीक करें। टपकते नल जो होता है ना, टपकता है पानी, उसको ठीक करें। आहार भोजन ना फेंके। आहार भोजन जो हम फेंकते हैं ना, जो हम लोग फेंकते हैं, तो उसको नहीं फेंकना है। ठीक है। पुनर्चक्रण के बारे में बात करें तो इसका क्या होगा, तो आइए हम बताते हैं पुनर्चक्रण क्या होता है। कूले ना पुनर्चक्रण हो जाने वाले पदार्थ प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करने का आवश्यकता की वस्तु बनाएं। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, जैसे कूले कचरे पुनः चक्रण
हो जाने वाले पदार्थ प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यक की वस्तु बनाएं। ठीक है, पुनः उपयोग, इसको पुनः में कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो चीजों को फेंकने के बाद उनका बार बार इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आइए पुनः इस्तेमाल उपयोग पुनः चक्रण को बेहतर क्यों? इसमें ऊर्जा की बचत होती है। चलिए, तो अब जानते हैं हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमको संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं। यह बहुत सीमित रहते हैं। यह क्या होते हैं? बहुत सीमित रहते हैं। और उसके बाद है आपका, स्वास्थ्य सेवा के सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। मतलब स्वास्थ्य सेवा सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की महंगाई में वृद्धि हो रही है। क्योंकि यह टॉपिक बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, टेक्निकल टीम जो है, टाइप्स नोट्स करने वाले शिक्षक है, वह बहुत अच्छे लिखे हैं। स्वास्थ्य सेवा के सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। मतलब जो स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य सेवा जो होता है उसको सुधारने के बाद जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण संसाधनों की महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। चलिए, संपोषित विकास क्या होता है? चलिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। संपोषित विकास क्या होता है? संकल्पना मनुष्य के वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतान के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या टॉपिक्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए आइए, प्राकृतिक जो ये है, क्या चीज है? प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करने के समय ध्यान देना होगा। मतलब प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करने के समय हमको क्या करना है? ध्यान देवे के बातें। चलिए हम दिखाई ले, चलिए बताई ले। दीर्घकालीन दृष्टिकोण, यह प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। ठीक है, इनका वितरण सभी समूह के समान रूप से हो, ना कि कुछ प्रभावशाली लोग को ही इसका लाभ हो। ठीक है, अपशिष्टों की सुरक्षित निपटान का भी प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको, वन एवं वन्य जीवों संरक्षण। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्या होता है इसके बारे में। चलिए, वन जैव विविधता के तापीय स्थल है। वन क्या? एक जैव विविधता के
तपत स्थल है। जैव विविधता के संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्दीपन में से एक है, क्योंकि विविधता को नष्ट मतलब विविधता को नष्ट होने से पारस्परिक पारिस्थितिक अस्तित्व नष्ट हो सकता है। इससे क्या होता है? पारिस्थितिक अस्तित्व नष्ट हो सकता है। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता किस एक क्षेत्र में पाई जाती है? जैव विविधता क्या होती है? एक क्षेत्र में पाई जाती है, पाई जाने वाली वह विविधता स्पीशीज की संख्या है, जैसे पुष्प, पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि। चलिए नेक्स्ट। सप्त स्थल क्या है? सप्त स्थल क्या है आज बात जानते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां अनेक प्रकार के संपदा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? सप्त स्थल कहते हैं। देखिए, ऐसे क्षेत्र जहां अनेक प्रकार के संपदा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है। देवदाल। अब देवदाल के बारे में पढ़ लेते हैं। देवदाल क्या है? ऐसे लोग जिसे जीवन काल किसी चीज पर निर्भर हो वे उसे देवदाल होते हैं। दावेदार ऐसे लोग हैं जिनके जीवन काल किसी चीज पर निर्भर होना पड़ता है। मतलब हम जो है मनुष्य कोई भी चीज पर निर्भर हो सकते हैं। माने कि नॉन वेज पे निर्भर बहुत आदमी होता है, कोई शाकाहारी खाता है उस पे निर्भर होता है, जो मांसाहारी खाता है उस पे निर्भर होता है। तो हम लोग दूसरे चीज पे न निर्भर हो रहे हैं, हम खुद चीज पे निर्भर तो नहीं हो रहे हैं ना। यही है दावेदार। ठीक है, दावेदार इसी को कहा जाता है। चलिए, दावेदार वनों पर उनकी निर्भरता क्या होगा? स्थानीय लोग, सरकारी वन विभाग, उद्योगपति, वन्य जीव एवं प्राकृतिक प्रेम। ठीक है। अपनी आवश्यकता चलिए हम पढ़ते हैं। अपनी आवश्यकता लिए वन पर असम्राट। चलिए, अपनी आवश्यकता सरकार जिसके पास जो वन से प्राप्त जो प्राकृतिक को बचाना चाहे लिए वन को आश्रित वन का स्वामित्व उत्पाद का उपयोग है तथा वन की निरंतरता करती है। चलिए, कुछ ऐसे उदाहरण जहां निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई, जैसे खेजली वृक्ष है, उस पे भूमिका कैसे निभाई थी। चलिए हम जानते हैं खेजली वृक्ष क्या है। चलिए उस पे लोग भूमिका कैसे निभाए थे, तो चलिए हम जानते हैं खेजली वृक्ष क्या है। चलिए खेजली वृक्ष के बारे में जानते हैं। आइए, अमृता देवी बिश्नोई ने
1731 में राजस्थान के जोधपुर के गांव एक खेजली वृक्ष के बचाने के लिए 363 लोग के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। अब बताइए, खेजली वृक्ष जो है, अमृता देवी एक औरत की नाम है। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान जोधपुर के गांव के खेजली वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोग के साथ अपना आप को बलिदान कर दिया। भारत सरकार के जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार से घोषणा की जो उनकी स्मृति में दिया जाता है। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चिपको आंदोलन। काहे फिजिक्स भले एथी में काहे ना हो, अर्थशास्त्र में काहे हो, ज्योग्राफी में, ये सब चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ना ही है। चाहे कुछ हो जाए, नहीं पढ़िएगा तो ये छोड़ेगा नहीं आपको जीवन भर। जो आज के छात्राएं हैं उसको छोड़वे नहीं करेगा चिपको आंदोलन। कहता है कि या कि हमरे सामने चिपक जा, ठीक बा। तो चलिए इसके बारे में हम समझाते हैं। तो यह आंदोलन गाडवाले के लेनी नाम के गांव में हुआ था। वहां की महिलाओं उसकी समय वन पहुंचने गई जो ठेकेदार के आदमी वृक्ष को काटने लगे तो महिलाओं पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार की आदमी को वृक्ष काटने से रोक दिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदाय में फैल गई और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने का मजबूर कर दिया। ठीक है, देखिए इसी के वजह से कहते हैं पढ़िए लिखिए। आज जब पढ़ा लिखा होता है ना, वो अपने मूर्ख होता है। भाई पेड़ पौधा को हम लोग काहे काटते हैं? बिना कामे का नु काटते हैं, उसमें भी जान प्राण होता है कि नहीं। सूखा पेड़ पौधा को काटिए ना, जो सूख गया उसको काटिए ना। काहे हरा भरा को काट रहे हैं? एगो पेड़ काट रहे हैं, 100 गो रोपिए, 10 गो रोपिए, तब न प्राकृतिक में एथी होगा, तब न बारिश होगा। लोग मकान बनाते जा रहे हैं, पेड़ पौधा काटते जा रहे हैं, तो कहाँ से होगा? CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, 0.004% हो चुका है वायुमंडल में। बात कर लें, पश्चिम बंगाल वन विभाग ने चयनित हुए साल के वृक्षों के आलम्बी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। सभी के लिए जल, मतलब सभी के लिए जल का क्या महत्व है? तो जल आप पढ़ रहे हैं संसाधन के बारे में, तो जल के बारे में भी हम पढ़ाएंगे और इसके बाद हम प्रदूषण चैप्टर भी लेके आने वाले हैं। हमारे पर्यावरण के बारे में इसके बाद वाला चैप्टर में आएगा, क्योंकि हम तगड़ा इसके बाद कंटेंट लेके आएंगे आप सभी के बीच। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसके बाद तगड़ा कंटेंट आएगा आपके बीच में। आइए,
तो जल पर पाए जाने वाले सभी जीव की मूलभूत आवश्यकता है। तो देखिए, जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए मूलभूत आवश्यकता है। जब आप जल आपका क्यों सूख जाता है? धूप के वजह से, गर्मी के कारण आपका लेवल डाउन हो जाता है। क्यों? आप लोग पेड़ पौधा का इस्तेमाल नहीं हटाते हैं। आप लोग पेड़ पौधा को जल से हटा देते हैं। इसी के वजह से ना पेड़ पौधा लगाएगा तो बरसात होबे करेगा, नहीं लगाएगा तो कहाँ से बरसात होगा? अब बताइए ना। कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है, काहे के लिए कि वहाँ पेड़ पौधा ज्यादा है, और कहीं कहीं बाढ़ नहीं आता है, कहीं सुखाड़ पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधा की कमी है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो इसके बाद क्लास खत्म हो रही है तो उसमें कमेंट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे और उसमें इतना ना बम्फर तरीके से समझाएंगे कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। वर्षा हमारे लिए जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्षा क्या है? हमारे लिए जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, भारत की कई क्षेत्र में बांध, तालाब और नहरों सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। मतलब भारत में कई क्षेत्रों में बांध का, तालाब का, नहरों का सिंचाई करने के लिए हम उपयोग करते हैं अपने खेत को, काहे के लिए कि हमारा खेत हरा भरा दिखे। ठीक है, और उसके बाद बांध के बारे में हम बात करें। बांध में जल संग्रह काफी मात्रा में किया जाता है। मतलब जो बांध हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा हम लोग उपयोग कर ज्यादा मात्रा में हम पानी को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं, वहीं ओवरलोड हो जाता है तो क्या होता है? पुल टूट के गिर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जिसका उपयोग सिंचाई में नहीं बिल्कुल विद्युत उत्पाद में भी उपयोग किया जाता है। देखिए, पानी का उपयोग बहुत जगह किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक को पैदा करने में। मतलब कहीं बांध है, बांध में इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना है तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं, जैसे टिहरी बांध, जो भागीरथी टिहरी बांध जो है, जो टिहरी बांध नदी है, जो भागीरथी है, उसको क्या कहते हैं? गंगा। और उसके बाद हम बता देते हैं, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे स्थित है। भखरा नंदन बांध जो सतलज नदी पे है। बांध के लाभ क्या है? बांध के लाभ होते हैं सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की सुरक्षा। ठीक है, विद्युत उत्पाद में क्षेत्र में जल का लगातार विस्तार करना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग करते हैं। ठीक है, बांध से क्या हानि होती है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। बांध से हमें कौन चीज की हानि होती है तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। चलिए, बांध के लिए हानि क्या है? सामाजिक समस्या, और उसके बाद है बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापन होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। ठीक है, बांध हानि से उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। जैसे घर और टूट गए तो ओकर मुआवजा के दी बताई, तो वो मुआवजा जल्दी ना मिलल है। ठीक बात समझ में आयल? तो चलिए आगे बताइए।
देखिए हमारे धरती पे पर्यावरण की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पर्यावरण की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि पेड़ को हटाया जा रहा है, मतलब काटा जा रहा है। क्षय होता है, वनों का क्षयन होता है, मतलब पेड़ को काटा जाता है। पेड़ को काटा जाता है। 2 एकड़ पेड़ काटा गया, 2 एकड़ जमीन में पेड़ काटा गया था। अब बताइए वहां पे जानवर ये सब रहते हैं तो उनको कैसा लगेगा? जब आपको घर से उजाड़ दिया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, बताइए तो। जैव विविधता की हानि होती है। इसमें क्या होती है? जैव विविधता की हानि होती है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। काहे के लिए? कि प्रदूषण के कारण और सभी चीजों के तत्वों के कारण भी संतुलन बिगड़ा हुआ है अभी पर्यावरण का। ठीक है। आर्थिक समस्या। अब आर्थिक समस्या क्या है भाई? चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो आर्थिक समस्या क्या है इसके बारे में। जनता का अधिक धन लगता है। जनता का अत्यधिक धन लगता है। इसमें आर्थिक समस्या में क्या होता है, मतलब अपने तरफ से आर्थिक समस्या में मानिए कि हाँ जियो वाला क्या कर दिया है, अब 349 रुपए का रिचार्ज कर दिया है तो उसको हर महीने करवाने में हम लोग को आर्थिक समस्या की कठिनाई हो पा रही है कि हाँ हर महीने के रिचार्ज करवाइए। दो महीना के बाद 28 दिन के बाद फोन पे फोन करने लगता है जियो वाला सब कि रिचार्ज कीजिए न तो हम बंद कर देंगे सिम को। उसा ही है आर्थिक समस्या हम लोग का आर्थिक समस्या क्या हो, दिन पर दिन खराब होते जा रही है। दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, उसके बाद धन की प्राप्ति कम होते जा रही है। ठीक है, ये क्या है? आर्थिक समस्या उस अनुपात में लगभग नहीं होता है। उस अनुपात में लाभ नहीं होता है। मतलब कोई भी बिजनेस करते हैं, कहीं फ्लॉप हो जाता है, कहीं प्रॉफिट हो जाता है, चलते चलते लगेगा प्रॉफिट में जाएगा, एक बार लॉस हो जाएगा। तो ये क्या है? उन अनुपात में लाभ नहीं होता है। उस समय पहले लाभ होगा, उसके बाद लॉस में जाएगा। जैसे कोई कंपनी आती है, जैसे रिलायंस जियो है, वो तो धीरे धीरे तो आपको क्या की कि सबसे पहले वो जब लॉन्च की थी तो उसके बाद क्या किए थे कि आपको 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा दिया। उसके बाद धीरे धीरे इसका एसईओ बढ़ा। उसके बाद आपको क्या किए, अब एक पहले था कितना रिचार्ज धीरे धीरे बढ़ाते गए, अब 349 रुपए कर दिए हैं। और सही आप सभी का यही रीजन है आप सभी का कि आर्थिक समस्या के कारण से हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो जल संग्रह के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि एवं जल का प्राथमिक स्रोत का विकास करना। ठीक है, उसके बाद है आपका वर्षा जल संचयन के बारे में बता देते हैं। तो वर्षा जल संचयन, वर्षा जल के भूमि के अंदर भैमा जल के रूप में छन्नित किया जाता है। ठीक है, जल संग्रह भारत बहुत प्राचीन संकल्पना है। भारत का बहुत प्राचीन संकल्पना है कि जल को संग्रह करें, मतलब जल को एक क्या करें, नदी बना दे और उसमें जल को संग्रह करने की कल्पना है इनकी भारत की। ठीक है, कुछ पुराने जल संग्रह के तरीके हैं। कुछ पुराने जल संग्रह के क्या तरीके हैं, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। चलिए अपने पता चल जाएगा। यही है
तरीका, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक। तो ये आपके लिए VVI इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए तो हम लिख दें VVI। भाई हम जो बता रहे हैं, जो VVI है वो हम बता देंगे, वही क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए आइए आगे आइए। भूम जल के रूप में संरक्षण के लाभ, मतलब पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है। यह कुआं भरता है, ठीक है, पौधे को नमी पहुंचाता है और मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती। मच्छरों को जनन की समस्या नहीं होती। अब मच्छर को जनन की समस्या नहीं होती है इसमें। यह क्या है, यह जंतुओं में अपशिष्ट शोधन से सुरक्षित रहता है, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए इसके बारे में, कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। एक मिनट साथियों, मतलब अनवीकरणीय का मतलब इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो इसको समय लगेगा, पुनर्निर्माण करने में लाखों साल लग जाएगा, ठीक है। तो इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। निर्माण होता है इसका निर्माण, चलिए इसके बारे में। 3000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति और शोषण की अवघटना को कोयले का निर्माण हुआ। मतलब जब कुछ मतलब 300 मिलियन पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशोषी अपघटन से कोयला का निर्माण हुआ, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों में मृत अवशोषण में अपघटन से हुआ। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च चाप के कारण हुआ और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम की भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। आने वाला समय में कोयला एवं पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि इनका पुनर्निर्माण अभी नहीं हो पा रहा है। कोयला एवं पेट्रोलियम का ये सीमित मात्रा में रहते हैं, असीमित मात्रा में नहीं रहते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बताते हैं। कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला लगभग 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। मतलब इसका कहने का अर्थ है, वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक उपलब्ध रह सकता है। और पेट्रोलियम का बात करते हैं, वर्तमान दर से प्रयोग करने पर
पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्ष तक ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दिन पर दिन पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है या बढ़ा रहा है सबसे ज़्यादा। जीवाश्म ईंधन में प्रयोग से होने वाले हानि। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाले हानि कौन कौन सा है? वायु प्रदूषण है, बीमारी है, वैश्विक ऊष्मा है। चलिए तो इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है। तो वायु प्रदूषण कोयला और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, वायु प्रदूषण यह बीमारी से हम जान लेते हैं। यह प्रदूषण वायु कई प्रकार की श्वसन संबंधित उत्पन्न कर सकता है, कई लोग उत्पन्न करता है, दमा खांसी का कारण बनता है। ठीक है, तो वैश्विक ऊष्मा के बारे में बात करें तो इन जीवाश्म ईंधन को दहन से CO2 गैस उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस गैस होती है और विश्व उष्णतापीय उत्पन्न करता है। चलिए, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में मत व्यवस्था बढ़ती चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। ये समाप्त और सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और उसमें कई वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित रखने का उपयोग। तो सबसे पहले हम क्या करें? जिस विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं हो सक जैसे समझिए इसका अर्थ क्या करना चाह रहा है। जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा हो उसको बंद करें। मतलब क्या करें? जिस विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा हो उन स्विच बंद करें। मतलब हमरा किसी के घर में लाइट लगाओ, उसका उपयोग नहीं हो रहा, दिन भर जल रहा है तो उसका बिजली बिल उठबे करेगा। अब प्लस आपका क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। आने वाला समय में कोयला भी कम होते जा रही है, दिन पर दिन उसकी भी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है कोयला का। और वो अगर नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इससे भी पैदा होता है, कोयला से ज़्यादा अक्सर पैदा होता है। कोयला से बहुत तेज में होता है और जो बाढ़ का जो नहर का पानी है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। चलिए, घरों में CFC का उपयोग करने जिससे बिजली की बचत हो। मतलब घरों में क्लोरोफ्लोरो कार्बन का CFC का उपयोग करने जिससे बिजली की बचत हो। मतलब एक एटी है जिसका उपयोग करेंगे तो CFL का उपयोग करेंगे तो उसमें बिजली की बचत होगी। और CFC कार्बन क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, जो हमको वायुमंडल को छेद कर, मतलब वायुमंडल का जो लेयर होता है ओजोन लेयर, उसको छेद करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है और छेद हो जाता है। क्योंकि हम लोग AC का ज़्यादा उपयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? CFC कार्बन पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। निजी वाहन के अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अब वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है,
तो प्यारे साथियों, यह बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।